नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का 5th पार्ट है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1793 में। दोस्तों, इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793 भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एक्ट को पास क्यों किया गया था? दोस्तों, इस एक्ट का जो एम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू करना आने वाले 20 सालों के लिए। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन हैं उनका नाम चेंज करके कर दिया था ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया में उन पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कंटिन्यू करेगी, लेकिन जो ब्रिटिश टेरिटरी हैं उनको ओवरऑल रेगुलेट करेगा ब्रिटिश क्राउन। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में उसको और आने वाले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, या कहें चार्टर को रिन्यू कर दिया गया। मतलब सिर्फ यही एक इकलौती कंपनी होगी इंडिया में जो इंडिया से ट्रेड करेगी या कहें व्यापार करेगी। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो ओवरराइडिंग पावर कहें या वीटो पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, ये पावर अब सब फ्यूचर गवर्नर जनरल के पास भी होंगी। और प्रेसिडेंसीज में जो गवर्नर हुआ करते थे उनको भी ये पावर दे दी गई इस एक्ट के थ्रू। मतलब कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनकी भी तो काउंसिल थी, तो इस एक्ट के थ्रू उनको भी ओवरराइडिंग की पावर मिल गई काउंसिल के ऊपर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि अगर कोई ब्रिटिश पर्सन या कंपनी एम्प्लॉय कोई टेरिटरी या सोवरेनिटी एक्वायर करता है या उस टेरिटरी को जीत लेता है तो उसे किंग नहीं बनाया जाएगा। वो जो भी कर रहा है वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में कर रहा है। वो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का एम्प्लॉय है। वो जो भी टेरिटरी एक्वायर करता है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को चली जाएगी। और दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पावर दी गई, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और पावर दी गई इस एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए। मतलब एक तरीके से इन दोनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का शिकंजा कसा गया। मतलब इस एक्ट से पहले क्या था कि जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो रिपोर्ट तो करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मतलब जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो जो भी डिसीजन लेते थे इन प्रेसिडेंसी से रिलेटेड, वो पहले परमिशन तो लेते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, लेकिन कुछ मैटर्स में वो खुद डिसीजन ले लेते थे। उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो बहुत सारी पावर थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास, वो अब पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल से रिलेटेड नहीं होगा। जब तक कमांडर इन चीफ को गवर्नर ऑफ या गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। मतलब ये कहा गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में थे 4 लोग, तो जो कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश फोर्सेस का वो एक अलग पोस्ट होगी अनटिल एंड अनलेस ब्रिटिश गवर्नमेंट
से स्पेसिफिकली ऑर्डर आया ना हो कि जो जो कमांडर इन चीफ है वो इन्हीं 4 लोगों में से एक होगा, या कहें काउंसिल में से होगा। जब तक ऐसा कोई ऑर्डर ना आया हो तब तक कमांडर इन चीफ की पोस्ट एक अलग पोस्ट होगी, और गवर्नर जनरल की पोस्ट तो अलग थी ही, और काउंसिल ऑफ मेंबर भी अलग पोस्ट होगी। और दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कमांडर इन चीफ भी थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए को कि वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल की पोस्ट तभी लेंगे जब उनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाएगा ब्रिटिश फोर्सेस का। उनके बाद ये पोस्ट किसी को नहीं दी गई। गवर्नर, जो भी गवर्नर जनरल आए वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही रहे, उनको कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ये भी कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सारा खर्चा और जितने भी एम्प्लॉय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जाएगी इंडियन रेवेन्यू से। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon.